यह प्रातः 10 बजे का समय था। श्रीमंत नाना उस दिन उस समय अपने दीवाने खाने में अकेले ही चक्कर लगा रहे थे। ऐसा कहते हैं, भागीरथी के तीर पर श्री हरदेव की अध्यक्षता में मनुष्य प्राणियों की उन दो भिन्न जातियों में 100 साल के हिसाब का मिलन हो रहा था। तब श्रीमंत नाना दीवाने खाने में विचलित मन थे। इसमें आश्चर्य क्या था? ऐसे क्षण इतिहास के एक एक अध्याय के अंतिम अक्षर होते हैं। एक एक युग की वह समालोचना होती है। ऐसे क्षण का कर्तव्य जिसकी ओर आया था वह नाना उस समय दीवाने खाने में चक्कर लगाते समय उनके मन में जो विचार आ रहे हों वह करें। परंतु उन्हें विचार करने को बहुत समय नहीं मिला, क्योंकि उसी समय एक घुड़सवार दौड़ता आया और उसने सत्ती चौरा घाट पर सिपाही अंग्रेजों को पूरी तरह काट रहे हैं यह समाचार दिया। यह समाचार सुनते ही नाना ने उसको वापस लौटाया और उसके साथ सख्त आदेश दिया, गोरे पुरुषों को काटें पर गोरी औरतों बच्चों को हाथ न लगाएं। नाना के आदेश के दूसरे भाग का नील के आदेशों में अभाव ही मिलता है, यह जाते जाते कहना ही होगा। नाना का आदेश जब सत्ती चौरा पर पहुंचा उस समय सिपाहियों के शिकार का खेल पूरी रंग पर था। नौकाओं के कड़कड़ाहट गिरते ढेर में गोरे जल रहे थे तो कितने ही तैरकर पार निकलने जाने के प्रयास में थे। उनके पीछे शिकारी कुत्तों से आपे से बाहर क्रोध से गुर्राते सिपाही भी तैरने लगे। दांत में तलवारें पकड़ और हाथ में पिस्तौलें लेकर पानी में सिपाहियों ने भयंकर शिकार का खेल किया। जनरल व्हीलर पहले झटके में ही मारा गया। हेंडरसन मारा गया, पर कितने मार डाले गए इसकी सूची देने की अपेक्षा ऐसे स्थान पर कौन नहीं मारा गया इसकी सूची देना अच्छा। नाना का आदेश आते ही सारी मार काट बंद हो गई और करीब 125 महिलाएं बच्चे जीवित बाहर निकाले गए। उन्हें सबदा कोठी की ओर कैद करके ले जाया गया और शेष रहे सारे यूरोपियन पुरुषों को एक कतार में खड़ा कर उनका शिरछेद करने का आदेश उन्हें पढ़कर सुनाया गया। उसमें से एक ने प्रार्थना के लिए समय मांगा, वह दिया गया। उन सब ने प्रार्थना की और वह पूरी होते ही सिपाहियों की तलवारों ने उन्हें सिर सटासट उड़ा दिए। उन 40 में से एक नौका भाग गई और उस नौकों में रास्ते के गांवों के हमले से बचे 2-4 अंग्रेज यदि रह गए तो वह दुर्विजय सिंह नामक जमींदार की करुणा से। इस जमींदार ने उन नंगे मरते साहबों को घी रोटी खिलाकर 1 माह मेहमानी करके इलाहाबाद भिजवा दिया। सारांश यह है कि कानपुर में 7 जून को जो 1000 अंग्रेज जीवित थे उनमें से 4 पुरुष और 125 स्त्री पुरुष ही 30 जून को जीवित थे। उनमें से 125 स्त्री बच्चे नाना की कैद में थे और 4 अधमरे पुरुष दुर्विजय सिंह के दीवान खाने में दवा दारू करवा रहे थे। पर यह सूची अभी अंतिम नहीं हुई है, इसमें भी अभी जोड़ घटाव होना है। यह जोड़ घटाव होने तक अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों को नाना ने कैद में डालने के बाद उनकी व्यवस्था कैसी क्या रखी गई थी यह भी संक्षेप में कहने लायक है। इन स्त्रियों पर जबरदस्ती की गई, रास्ते में उनके स्तन काटे गए और स्वयं नाना ने उन पर बलात्कार करने का प्रयास किया आदि बेशर्मी के आरोप एवं तथाकथित सत्य जानकारियां बड़े बड़े उन अंग्रेजों के इन सब आरोपों की छानबीन करने के लिए नियुक्त कमीशन की रिपोर्ट में ये सारी बयान पूरी की पूरी झूठ है। यह स्पष्ट लिखा है। फिर भी इतने से ही यह हकीकत समाप्त नहीं होती। उन स्त्रियों को नाना ने मार काट से बचाकर नील, रेनाल्ड, हैवलॉक इन सब को लज्जित किया। इतना ही नहीं अपितु उन स्त्रियों को कैद में रखकर उनको अमानुषिक यातनाएं भी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में या ऑस्ट्रिया ने इटली में या स्पेन ने मूरिश लोगों को या ग्रीक ने तुर्की लोगों को ऐसी ही परिस्थिति में जितनी कठोरता से सताया है उसकी शतांश कठोरता भी अपने व्यक्ति, राष्ट्र या धर्म संबंधी कृतघ्न शत्रु जाति को उस सन 1857 के उग्र प्रलय में नहीं दिखाई गई। यह अंग्रेजी इतिहास से प्रमाणित है। कानपुर हत्याकांड की इस पहली गड़बड़ी में कुछ घुड़सवारों ने 4 अंग्रेज और कुछ धर्मांतरित स्त्रियों को भगाया था। नाना साहब को यह समाचार मिलते ही उन्होंने उन सवारों को पकड़वाकर उनकी भर्त्सन की
ओर भगाई हुई औरतों को छोड़ देने के आदेश दिए। कैदी स्त्रियों और बच्चों को रोटी और मांस बीच बीच में दिया जाता था। किसी भी तरह की कष्टकारी श्रम का काम बलपूर्वक कैदियों पर नहीं लादा जाता। बच्चों को दूध मिलता था। उनकी निगरानी के लिए बेगम नाम की एक महिला नियुक्त थी। कैद में हैजा और पेचिश शुरू हो जाने पर कैदियों को शुद्ध हवा मिले, इसीलिए रोज 3 समय खुले में लाया जाता। फिर भी फिरंगियों के प्रति लोगों में कैसा भयंकर क्षोभ था, यह दर्शाने के लिए यह एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। कैदखाने की दीवार पर से एक ब्राह्मण में झांक कर देखा कि आज तक जो स्त्रियां पालकी के सिवाय एक कदम भी उठाती नहीं थी, वे स्वयं के कपड़े धो रही हैं। ब्राह्मण को उन पर दया आ गई और उसने पड़ोसी से कहा, उनके कपड़े धोबी को क्यों नहीं दिए जाते? उस ब्राह्मण द्वारा बिना बात दिखाई गई इस मानवता के प्रति घृणा से उस पड़ोसी ने ब्राह्मण को एक चांटा मारा। कैद के कुछ ही स्त्रियों से चक्की पिसवाई जाती और उसके बदले में उनको एक रोटी का आटा दिया जाता। स्वयं जीवित रहने के लिए कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसका पाठ उन्हें मिला। ऐसी कैद का अंत क्या हुआ, उसके लिए क्या कारण घटित हुआ, इसका खुलासा यथावसर आने तक इन महिलाओं और बच्चों को उस कैद में ही छोड़कर अधिक महत्व की बातों को देखते हैं। 25 जून को कानपुर की अंग्रेजी शासन का पूर्ण निर्मूलन हो जाने के बाद लगभग 5 बजे श्री नाना ने एक विशाल दरबार आयोजित किया। उस राज दरबार के समानार्थ उस समय उपस्थित सारे लश्कर को भी परेड बुलाई गई। पैदल सेना की 6 पूरी रेजिमेंट और घुड़सवारों की 2 रेजिमेंट उस समारोह में उपस्थित थी। इसके अतिरिक्त गांव-गांव से इस स्वदेशी युद्ध के लिए आई हुई स्वयं सेवकों की टोलियां भी अपने अपने निशान लेकर खड़ी थी, जिसके पराक्रम से कानपुर जीता जा सकता था। उस मुट्ठी भर परंतु शौर्य युक्त तोपखाने का मान इस दिन यथार्थ में प्रथम रखा हुआ था। बाला साहेब सेना में पहले से ही प्रिय होने से उनके आते ही उनको खड़ी तालीम दी गई। प्रथमतः दिल्ली के बादशाह के नाम 101 तोपें दागी गई। सन 1857 में हिंदू मुसलमानों ने कितने आदर से और बंधुत्व भाव से एक दूसरे से अंत तक व्यवहार किया, यह यहाँ ध्यान में रखने लायक है। बाद में श्रीमंत नाना साहेब की सवारी मैदान में आई। यह देखते ही सबने महाराज की जय जयकार की और उन्हें भी 21 तोपों की सलामी दी गई। लड़ाई के 21 दिनों के लिए ये 21 तोपें थीं, ऐसा अनेक कहते हैं। उस सम्मान के लिए महाराजा ने उस विशाल सेना का आभार माना और वे बोले, यह आज की विजय आप सबकी है, इसीलिए इसमें आप सबका भी सम्मान है। बाद में इस संयुक्त धर्म युद्ध की उस विजय के लिए नाना ने 1 लाख रुपए उस लश्कर को पुरस्कार देने का आदेश दिया है। यह घोषित होते ही 21 तोपों की और सलामी हुई। बाद में नाना के भतीजे राव साहब और बाला साहब प्रत्येक को 16-17 तोपों की सलामी दी गई। ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद और सेनापति तात्या टोपे को भी 11-11 तोपों को सम्मान दिया गया। इस तरह उस दिन के सूर्य नारायण को स्वतंत्रता समारोह में विजय तोपों के धमाके सुनकर सारी सेना को अपने शिविर में भेज दिया गया। लश्कर की यह परेड हो जाने के बाद श्रीमंत नाना साहेब श्रीमंत बाला साहेब के साथ ब्रह्मवर्त के उस इतिहास प्रसिद्ध राजभवन की क्या शोभा होगी। पेशवाओं का वह पुरातन सिंहासन समारोही पूर्वक सुमंत्रित कर दरबार में लाया गया। श्रीमंत नाना साहेब के मस्तिष्क पर राज तिलक लगाया गया और हजारों नागरिकों और तोपों के धमाकों जय घोषों में श्रीमंत नाना साहेब पेशवा एक स्वतंत्र और स्वकष्टित स्वदेश सम्मत और स्वधर्म प्रतिपालक सिंहासन पर चढ़ गए। उस दिन कानपुर से हजारों लोगों ने नाना को नजराने और उपहार भेजे थे। हिंदू लोग खुला कहने लगे, आज से अब राजा रामचंद्र की विजय होगी। स्वधर्म और स्वराज्य की मंगल सुगंध बहुत दिनों बाद बह रही है। मराठों की जिस गद्दी को रायगढ़ से अंग्रेजों ने धकेला था, वह अंग्रेजी रक्त और मांस से ब्रह्मवर्त में पूर्णभूत हुई है। आज उसके समृद्ध वृक्ष को उसमें स्वराज्य का फल लगा देखकर नाना को क्या लगा होगा। पर नाना की बाल सखी छबीली उधर क्या कर रही है?
नाना को घोड़े पर बैठते देख जो घोड़े पर बैठती थी, नाना हाथी पर बैठे तो वह भी हाथी पर बैठे बिना ना रहती थी। वह कानपुर में नाना के स्वतंत्र तिलक से विभूषित सिंहासन पर विराजमान होने के पश्चात झांसी में स्वकीय सिंहासन रोहण किए बिना भूमि पर थोड़े ही बैठेगी। स्वतंत्रता के रणपट पर सिंहासन का भयानक दांव लगाने के लिए नाना साहिब ने जिस दिन अपना पासा कानपुर में फेंका, उसी दिन रानी ने भी अपना पासा झांसी में फेंका। इसी का नाम है साथी गुइया। 4 जून को इधर कानपुर में स्वतंत्र घोषणा की भयानक गड़गड़ाहट होने लगी, तभी उधर झांसी की चपला भी समर आकाश में कड़कने लगी। घुड़सवार और एक तोपखाना, इतनी सेना रखी हुई थी और इस सेना का मुख्य अधिकारी कैप्टन डनलप था। मई माह के प्रारंभ में उस सेना में कुछ गुप्त योजना चलने का उड़ता समाचार अंग्रेज अधिकारियों के कानों में आने लगा। झांसी के मुख्य कमिश्नर स्किन और डिप्टी कमिश्नर गार्डन के हाथ में सिपाहियों के कुछ पत्र लग जाने से यह स्पष्ट दिखने लगा कि रानी के किसी ब्राह्मण नौकर लक्ष्मण राव ने 12वीं रेजिमेंट से संपर्क साधा हुआ है और सिपाही विद्रोह कर अपने अधिकारियों को गारद करें। इसके लिए उसके लगातार प्रयास चल रहे हैं। यह ब्राह्मण लक्ष्मण राव पांडे बाद में स्वतंत्र झांसी का दीवान बना। झांसी के धनवान ठाकुर लोगों में एक तरह की खलबली मची है और वे अंग्रेजी राज उलटने की चर्चा कर रहे हैं, पर यह बात कोई बहुत महत्वपूर्ण ही नहीं है, क्योंकि ये ठाकुर कभी किसी सरकार के राजनिष्ठ रहे ही नहीं। फिर भी झांसी की सेना राजनिष्ठ रहेगी, यह अंग्रेजों का दृढ़ विचार था। सेना की राजनिष्ठा के साथ ही रानी राजनिष्ठा के संबंध में भी कुछ संशय करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि अभी कुछ समय पूर्व ही उसने समय आने पर अंग्रेजों की यथासंभव सहायता करना कबूल किया है। इतना ही नहीं, अपितु वह सहायता कर सके इसीलिए अपने पास की सेना बढ़ाने की अनुमति उसने मांगी है। ऐसी स्थिति में झांसी विद्रोह की ज्वाला से निर्भय है। मई माह की 31 तारीख को भी वरिष्ठ अधिकारियों को झांसी के अंग्रेज ऐसी रिपोर्ट करें तो उसमें क्या हर्ज है। तारीख 1 जून को झांसी में कुछ अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों में आग लगी। यह आग जून के पहले हफ्ते को इतना संदेश देकर निकल गई कि जिस दिन उधर कानपुर उठा, उसी दिन 4 जून को झांसी भी विद्रोह कर उठी। सिपाहियों की एक टोली ने अपने हवलदार के इशारे पर अकस्मात चढ़ाई कर स्टार फोर्ट को उसमें स्थित बारूद खाने और शस्त्रागार सहित हथिया लिया। कैप्टन डनलप ने घुड़सवारों और शेष बचे हुए पैदल और तोपखाने को परेड पर बुलाकर घटना की जानकारी दी तो सारी नेटिव सिपाहियों ने राजनिष्ठा और कंपनी की जय जयकार कर कहा कि हम कंपनी के लिए जान देने में भी नहीं हिचकेंगे। राजनिष्ठा का ऐसा प्रदर्शन इधर चल रहा था तो उधर अंग्रेजों ने अपने बाल बच्चे किले में पहुंचाकर उस किले को लड़ाने की तैयारी शुरू कर दी और सहायता के लिए 9 गांव अंग्रेजी छावनी को तथा अन्य स्थानों पर भी तत्काल पत्र भेजे। ये पत्र डालने डनलप साहब डाकघर की ओर जाने लगे तो उन्हें परेड के मैदान पर 12वीं पलटन के सिपाहियों ने गोली से मार डाला। एनसाइन टेलर भी मारा गया। तब सारे अंग्रेज डर के मारे किले की ओर चले गए। उस किले में अंग्रेजों ने सुरक्षा के लिए तोपें निशाने पर लगाकर बारूद की व्यवस्था की हुई थी। उनका यह निश्चय था कि बाहर से सहायता आने तक 1 हफ्ता तक किला बड़ी सहजता से लड़ाया जा सकता है। सिपाहियों ने छावनी में जो यूरोपियन मिले उन्हें मारकर फिर किले पर चढ़ाई की। अंग्रेजों ने रानी की सहायता प्राप्त करने के लिए स्कॉट और पार्सेल बंधु जैसे 3 आदमी भेजे थे। उन्हें रास्ते में ही पकड़कर मार डाला गया। 7 जून को विद्रोहियों ने किले पर जोरदार आक्रमण किया। उनके पास अच्छी तोपें न होने से किला जीतना बहुत कठिन होने लगा। फिर भी उनका संख्या बल अधिक होने से वे वैसे ही आगे बढ़ते रहे। किले में अंग्रेजों के साथ कुछ विश्वास पात्र नेटिव भी घुसे हुए थे। उनमें से एक किले दरवाजे को बंद करने के लिए बनी चुपचाप गिराने लगा। लेफ्टिनेंट पावश ने यह देखते ही उस सेवक पर गोली मारी। तभी दूसरे सेवक ने लेफ्टिनेंट को तलवार से काट डाला। लेफ्टिनेंट के गार्गेस ने उस सेवक का काम तमाम किया। अंग्रेजों ने अपने को छिपाकर तोपों और बंदूकों का हमला चालू रखा था। कमिश्नर गार्डन ऐसे ही चोरी से बंदूकें चला रहा था
तो उसके चेहरे से परिचित एक विद्रोही ने सीधे तीर चलाकर उसे मार डाला। गार्डन साहब के मरते ही किले के अंग्रेजों का धीरज टूटने लगा और बाहर विद्रोहियों का उत्साह बढ़ने लगा। अंग्रेजों की गोलाबारी की परवाह न करते हुए घुड़सवारों का रिसालदार काले खान और झांसी का तहसीलदार अहमद हुसैन, इन दो बहादुर योद्धाओं ने विद्रोहियों का झंडा किले की दीवार तक जा भिड़ाया और जब विद्रोही सेना किले में पल दो पल में घुसेगी ऐसा रंग दिखने लगा, तब अंग्रेजों ने किले पर संधि का झंडा लगाया और लड़ाई बंद हो गई। दूसरे दिन विजयी विद्रोहियों के प्रतिनिधि झांसी का प्रसिद्ध हकीम सालेह मोहम्मद से अंग्रेजों ने बातचीत शुरू की और जीवन दान मांगा। यह शर्त सालेह मोहम्मद ने कुरान पर हाथ रखकर स्वीकार की और अंग्रेजों ने तुरंत किले के दरवाजे खोल दिए। अंग्रेजों को शस्त्र नीचे रखने का आदेश हुआ। उन्होंने शस्त्र नीचे रखे और वे हतभागी गोरे लोग बाहर आने लगे और सिपाही उन्हें देखते ही मारो फिरंगी को कहते हुए उन पर टूट पड़े। 8 जून को अंग्रेज पुरुषों के हाथ बांधकर उनका एक जंगी जुलूस शहर में से निकाला गया। उस जुलूस में ही झांसी का मुख्य कमिश्नर स्किन अधोमुख चल रहा था। जोगन बाग के पास आते ही रिसालदार साहब ने आदेश दिया, एक एक गोरा काटा जाए। झांसी के कैद खाने के मुसलमान दरोगा ने स्किन साहब का सिर कलम किया और तत्काल ही पुरुष महिला बच्चे मिलाकर 60 गोरे सिर गेंद की तरह उछलकर खड़े थे। वे औरतें, उनकी गोद के छोटे बच्चे और सटकर खड़े बड़े बच्चे भी गोरे रंग अपराध के कारण काले रंग की तलवार से सटाक काटे गए। एक क्षण में रक्त की तेज धार बहने लगी। झांसी की घनीभूत अन्याय का ऐसा द्रवीकरण हुआ। झांसी के गुस्सैल जबड़े में 75 अंग्रेज पुरुषों, 12 महिलाओं और 23 बच्चों की विद्रोहियों ने बलि ली। 4 जून को झांसी ने विद्रोह किया और 8 जून को अंग्रेजी राजसत्ता का झांसी से अंत हो गया और अंग्रेजों की ओर से अपने को वारिस कहलाने वाले कोई न बचने से विद्रोही सिपाहियों ने रानी साहब लक्ष्मीबाई को झांसी के स्वतंत्र सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया और वीर रानी के नाम से नारा लगाया, खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का और शासन रानी लक्ष्मीबाई का। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे अवध का रण। तब तक के लिए धन्यवाद।